लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर से दूसरे नंबर पर है। लाहौर में एंटी स्मोक गन्स आ गई हैं। अब ये किस हद तक कारगर साबित होंगी? हर साल जो सिचुएशन हम लाहौर में बनती हुई देखते हैं, आसपास मुल्का इलाकों में देखते हैं, उससे क्या मुख्तलिफ होगा? इस पर बात करने के लिए साजिद बशीर साहब, जो कि तर्जुमान है माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी बराए पंजाब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ साजिद साहब। मुझे फरमाइएगा सर, पंजाब हुकूमत ने कल काना में स्मोक गन का तजर्बा किया है और ये तो सिर्फ एक इलाके की बात है ना सर, इससे पूरे शहर पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि इस वक्त भी लाहौर का जो AQI तकरीबन 200 के करीब है, जो इंतहाई खतरनाक है। हसन साहब, साजिद साहब। अच्छा मैडम, कभी भी हमने कोई एनालिसिस करना हो ना किसी भी ऑपरेशन का या किसी भी प्रिकॉशनरी मेजर का, तो हम सबसे हाई एंड चूज करते हैं। अब काना कॉन्स्टेंटली पिछले 3-4 दिन से उसका AQI जो था वो बहुत हाई जा रहा था, और वहां पर जो PM10 है, जो जिसको आप डस्ट के ज़रात की मेजरमेंट कहते हैं, उसकी जो रेशियो थी वो 600 अबव आ रही थी। तो इसलिए फिर हमने काना को चूज किया और वहां पर हमने एंटी स्मोक गन के जरिए जब स्प्रिंकलिंग की है, तो उसने जो पार्टिकल को सेटल डाउन किया है और उसके बाद जो AQI का डिफरेंस आया है, उसका तकरीबन एग्रीगेट जो वैल्यू था वो 70% था। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग मैक्सिमम लेवल तक जितना प्रिकॉशनरी मेजर्स के जरिए चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं वो हम करेंगे। बाकी लोगों का भी साथ चाहिए, पब्लिक का भी साथ चाहिए, और हर तरह से जो जिसको कहते हैं आप ऑप्शन यूटिलाइज हम कर सकते हैं वो हम बुरे कर लेके आएंगे। जी, अच्छा, मुझे साजिद साहब ये फरमाइएगा, कल जो तजर्बा हुआ इसमें एक तो पानी कितना लगा, वक्त कितना लगा, और फिर इसका जो असर है वो कितनी देर तक रहा? अच्छा मैडम, इसके अंदर होता ये है कि आपको आइडिया होगा कि जो फिरोजपुर रोड है ना, उसका 5.7 किलोमीटर का जो रेडियस है ना मेन रोड का, उसको खोदा हुआ है। जी। वहाँ पाइपलाइन को डल रही है। अब क्योंकि वहाँ मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही है गाड़ियों की वजह से, तो जो AQI के रेशियो के अंदर PM10 की रेशियो थी ना, वो बहुत ज्यादा हाई आ रही थी। तो यहाँ पर फिर हमने जो है वो 7 मशीन जो है एंटी स्मोक गन वो हमने डिप्लॉय की, और हर मशीन ने एक साइकिल वहां पर पूरा किया। एक जो मशीन है वो तकरीबन 12,000 जी। लीटर जो पानी है वो यूटिलाइज करती है, और एक जो साइकिल है वो तकरीबन 1 घंटे में पूरा करती है, जिसमें ट्रक 5 से 10 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर सफर करता है, और वो फिर 5 से 7 किलोमीटर का रेडियस कवर करते हैं मिस्ट चलाते हुए। तो इसका हमने जो ठीक। पी कार था उसके अंदर जब ये रेशियो ज्यादा थी, उसके फौरन बाद हमने इनकी डिप्लॉयमेंट की, और उसके बाद फिर हमने आफ्टर ऑपरेशन और बिफोर ऑपरेशन की जो हमने रीडिंग सी AQI की, उसको फिर हमने मेजर किया, और नहीं, ये सारे फिर उस टाइम के अंदर एरिया तकरीबन की जो एयर क्वालिटी है वो कितनी देर तक बेहतर रहती है? मैडम, इसका ये होता है कि ये इसके जो सेटलमेंट का टाइम है ना, वो तकरीबन 12 घंटे तक का है। और नॉर्मली आपको पता है कि डे टाइम अर्ली मॉर्निंग के अंदर AQI की रेशियो बढ़ती है, क्योंकि जब जू टेम्परेचर बढ़ता है तो प्लूटेंट्स जो है वो हवा के साथ ऊपर चले जाते हैं। मगर जू शाम का टाइम आता है, प्लूटेंट्स नीचे आते हैं, और मॉर्निंग टाइम पीक टाइम स्पैन होता है जो 6 AM से लेके 11 AM तक का होता है। तो इस दौरान में हम सारी डिप्लॉयमेंट करते हैं, और उसके बाद से नेक्स्ट जो कमिंग आ रहे हैं ना 12 आवर का साइकिल वो क्लियर रहता है। सर, हाइपोथेटिकली मुझे बताइएगा कि इस वक्त अगर 190 एयर क्वालिटी है और अगर ये पूरे लाहौर में इन गन्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, तो कितना नीचे लेकर आ सकते हैं आप इस इंडेक्स को सर? हम इसके अंदर देखिए मैडम, PM10 और जो PM2.5 है ना, उसकी सेटलमेंट में ये बहुत, जिसको कहते हैं ना, प्रैक्टिकली हमने प्रूव किया है। अभी इससे पहले जो मैं हमने एक्सपेरिमेंट किया था वो जेल रोड पे किया था। जेल रोड का AQI काफी ज्यादा था, और वहां पर भी हमने सेम प्रैक्टिस की, और वहां पर भी जो PM10 और जो PM2.5 की रेशियो थी, उनमें तकरीबन 30 से 40% के रेशियो कमी थी। और ये जो आप बात कर रही है पूरे शहर के अंदर अगर हम इसको करते हैं, तो हम लोग इनको पूरे शहर के अंदर ही डेली मूव कर रहे हैं। हमारी एक टेक्निकल कमेटी बनी हुई है लैब विंग की, वो पूरे इलाके का हमें पूरे लाहौर का AQI बताती है, और वो बताती है टॉप पे काना है, सेकंड पे शादरा है, थर्ड पे बेदिया रोड है, फोर्थ पे बरकी है। उसके हिसाब से इन कैनन्स की डिप्लॉयमेंट कर दी जाती है। अब लाहौर के अंदर 10 टाउन है यानी अगर, यानी आप मुझे शॉर्टली ये बता सकते हैं कि पिछले साल जो लाहौर का हाल था, अगर इन्हीं गन्स को इस्तेमाल किया जाता है पूरे लाहौर में, हालांकि गाड़ियां आपके पास 15 हैं, ये भी एक सवाल है कि ये होगा कैसे, लेकिन अगर किया जाता है इस्तेमाल, तो पिछले साल से बेहतर होगी सिचुएशन इस साल? मैडम पिछले 15 दिन के अंदर इन गाड़ियों ने लाहौर के अंदर 5,843 किलोमीटर जो है ना वो ड्राइव किया है। यानी कि आप 20 चक्कर कराची के लगा सकती हैं आने जाने के, और ये सिर्फ इन्होंने लाहौर के अंदर ट्रेवल किया है। तो ये 15 गन्स जो है ना, ये मोर देन इनफ है, नंबर पिछले एक साल से इस चीज। साल एयर क्वालिटी बेहतर होगी सर?
मैडम बिल्कुल बेहतर होगा अगर हमें माइग्रेटेड स्मोक ने इफेक्ट ना किया जो ईस्टर्न कॉरिडोर की वजह से इंडिया की तरफ से आता है। अगर विंड डायरेक्शन की स्पीड कम रही और शबल बरिंग पे थोड़ा कंट्रोल रहा तो इंशाल्लाह लास्ट ईयर वाली सिचुएशन ही बनेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप शीर साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामलात को डिस्कस कर लेते हैं। कल इनका सीईसी का इजलास हुआ, जिसमें इजलास के बाद फिर शेर रहमान साहिबा, नदीम अफजल चंद साहब, ये लोग आए, इन्होंने प्रेस टॉक की और उसमें बताया कि अब वो 1 महीने का उन्होंने टाइम दिया है और उस टाइम के बाद वो देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि उन्होंने आगे क्या करना है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी अरकान ने हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने का फैसला किया है। साथ साथ पीपल्स पार्टी के लिए सियासी खुदकुशी से कम नहीं है, अरकान की जानिब से ये कहा गया है। अब हुकूमत का साथ देना पीपल्स पार्टी की ये ज़रूरत है या ये मजबूरी है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हसन मुर्तज़ा साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुझे ज्वाइन करें। आपके बेहद शुक्रगुजार हसन साहब। सीसी अरकान ने हुकूमत से अलहदगी का मुतालबा किया है, इस पर पीपल्स पार्टी की क़यादत का रद्द अमल क्या था सर? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मुख्तलिफ राय रखने वाले लोग होते हैं। उसमें यकीनन कई लोग हैं जो ये राय रखते हैं कि हमें PMLN के साथ या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं बैठना चाहिए। हम खुद वफाक की जमात हैं और हमें अपना अलहदा से करना चाहिए। लेकिन उस पे क़यादत को ये पूरा इख्तियार होता है कि वो इन चीज़ों को देखे और उनके क़यादत का ही विजन होता है जिस पे पार्टी चल रही होती है। वो हालात देख रहे होते हैं कि हमारी जो जोग्राफियाई सूरत हाल है, हमारे जो हमसाए हैं उनके साथ हमारे कैसे हालात हैं, इस मुल्क के अंदर जो बेरोजगारी है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो दीगर इश्यूज हैं, हमारे अंदरूनी जो इंतशार है बहुत बड़ा, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के उन्होंने फैसला करना होता है। और इसीलिए प्रेसिडेंट साहब को ये इख्तियार दिया है CEC ने कि वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, हालात को देखते हुए, दूसरे जो लोग हैं जो हमारे इत्तेहादी हैं उनके साथ सारा बातचीत के जरिए वो मामलात को लेके और फिर उनको CEC में रख के उस पे हम करेंगे। ये चीजें हैं सारी। सर, जो आपका हुकूमत के साथ मुआहदा है उस पर अमल दरामद के लिए अब आपने 1 महीने का वक्त दे दिया है ना हुकूमत को। अगर अमल दरामद नहीं होता तो इस सूरत में फिर आगे क्या होगा और निकात क्या है इसके? देखें, वो जब भी कोई इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं तो उसके अंदर शराइत रखी जाती हैं और वो तहरीरी जो हमारी मुआहदा हुआ उसमें कोई 20-21 शिक्के मौजूद हैं जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हैं, बेरोजगारी के हवाले से हैं, इकोनॉमी के हवाले से हैं। तो इस किस्म की जो चीजें एग्रीकल्चर के मुतल्लिक अच्छा हैं। साहब, ये मुतालबा आपका नया नहीं है, जब से हुकूमत बनी है तब से आप पावर शेयरिंग की पंजाब में बात करें, तो किस तरह की पावर शेयरिंग चाह रहे हैं सर? नहीं, पावर शेयरिंग है ही नहीं है। देखें, इसको अगर पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए तो उसमें कौन सी पावर है जो हमें एक्स्ट्रा मिल जानी है? अगर पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारी एक कामयाब एग्रीकल्चर पॉलिसी होनी चाहिए, कौन सी इसमें पावर शेयरिंग मिल जानी है हमें? अगर हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है ये पाकिस्तान की वजह से नहीं है, ये बैरूनी ममालिक की वजह से है। उनकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उनकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज की जो सख्तियां हम भुगत रहे हैं उस पे हमें मौसर आवाज बनना चाहिए। इसमें कौन सी पावर शेयरिंग है? जो पावर शेयरिंग ये समझते हैं ना कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर अपना DC लगवाना चाहती है, अपना DPO लगवाना चाहती है, ये बिल्कुल तासुर गलत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई इस किस्म की पावर शेयरिंग नहीं मांग रही। सर, अभी आप लोगों का एक बड़ा मुतालबा ये था कि जो सैलाब मुतासरीन है इनकी मदद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत की जाए, तो इस पर अमल दरामद की यकीन दहानी मिली है क्या आपको? देखें, ऐसी चीज नहीं है। ये भी एक प्रोपोगेंडा है जो पंजाब हुकूमत की तरफ से आया, जो CM साहिबा की तरफ से आया, ये भी एक प्रोपोगेंडा है। अब क्या कोई पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम है? वो हुकूमत पाकिस्तान का प्रोग्राम है। चीफ एग्जेक्टिव जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सोचा कि हमने, जब आपको याद होगा जब मालाकंड ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद सैलाब आया 2008 से 13 तक, एक बहुत बड़ी तादाद आईडीपीज की शक्ल में पूरे मुल्क के अंदर फैली, उसको वापस हमने उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी वापसी, उनकी इमदाद फिल फॉर हुई और लोग इज्जत के साथ 2-3 महीने के अंदर अपने घरों में जाके सेटल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह मशवरा दिया कि बिस्प के अंदर तमाम डेटा पूरे पाकिस्तान का मौजूद है, आपका भी है, मेरा भी है। जरूरी नहीं है कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है बिस्प के पास सिर्फ उनका डेटा है। ऑथेंटिक डेटा जो है वो हर इलाके का बिस्प के पास मौजूद है। हमारी ये राय थी कि फिल फॉर उनको इमदाद दी जा सकती है, घर जो बैठे हुए हैं। जी, तो फिर आपके मुतालबे पर यकीन दहानी करवाई है, इस पे अमल दरामद की हमारी पंजाब तो हुकूमत ने? हुकूमत पंजाब से बात ही नहीं हुई। प्रेसिडेंट साहब बात करेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब से ही करेंगे या जो दीगर उनके जिम्मेदारान हैं उनसे बातचीत होगी। तो कोई इस लेवल का नहीं है जिस लेवल पे आप इत्तेहादी हुकूमत में हो तो आपको अपने इत्तेहादियों के साथ एक कंफर्ट लेवल जो है वो रखने की जरूरत होती है, जो कि पीएमएलएन मिजाजन ऐसी नहीं है। वो समझते हैं कि छोटी मोटी चूंटियां काटने से उनको तकलीफ महसूस होगी, सिक्योरिटी हटा लो, फलां कर लो, फलां की जो है वो तबादला कर दो, फलां को जो है उसको यहाँ से उठाओ उधर रख दो। ये वो समझते हैं कि ये उनकी पॉलिटिकल मूव है। हालांकि इसको हम के जुमरे में तो कह सकते हैं ये कोई पॉलिटिकल मूव नहीं है। तो वो मिजाजन थोड़े से अनकंफर्टेबल रहते हैं कि उनकी स्पेस कोई ना ले जाए, क्योंकि वो उनको मिली हुई भी तो इसी तरह से ही है ना, चीना झपटी की। सर, सिचुएशन ये थी कि आप लोग मुतालबा कर रहे थे मरियम साहिबा से कि वो माफी मांगे सीएम साहिबा, तो अब आप इस मुतालबे से पीछे हट गए। देखें, ये सारी सेरेमोनियल सी बातें होती हैं जी, माफी मांगना। माफी हमने क्या मंगवानी है? और माफी जब मांगने की बारी थी तो जब सीओडी साइन हुआ था, मियां साहब ने हमारे से माफी नहीं मांगी थी। उस टाइम वो जो एहतसाबुर रहमान साहब थे उन्होंने माफियां नहीं मांगी थी। तो ये तो पीपल्स पार्टी है, ये एक बहुत बड़ा दिल रखने वाली एक सियासी जमात है, ये तो माफ कर देती है। हमने तो वो जो जनरल जियाउल हक के सहूलतकार थे, हमने तो एमआरडी की तहरीक उनके साथ भी चलाई। हमने तो उस असगर खान के साथ भी, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा बैठी जो कहता था कि मैंने कोआला की पुल पे भुट्टो साहब को फांसी देनी है, हमने तो उसके साथ भी बैठ के बालिए जमहूरियत की जद्दोजहद की। लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि कोई हमसे माफी मांगे या कोई, ये तो उनको खुद से जब गर्दन पे छुरी आती है ना तो फिर खुद माफिया मांगते हैं। सीओडी पे किससे माफी मांग के इस मुल्क के अंदर दोबारा सियासत करने के लिए कौन लाया? ये तो जब बीबी शहीद हुई थी उस टाइम भाग गए थे। ये तो उस टाइम नजदीक नहीं आते थे इलेक्शन के, बायकॉट करते थे। जरदारी साहब इनको मना के लाए कि नहीं बायकॉट नहीं करना, हमने इलेक्शन लड़ना है, हमने इस पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ना। हसन साहब, जरा ये भी फरमाइएगा, पंजाब में बल्दियाती कानून में तरमीम की गई है जिसमें गैर जमाती इंतखाबात की बात की गई है। बाद में अरकान के पास मौका होगा कि वो किसी जमात के साथ शामिल हो जाएं। इस तरमीम पर क्या राय रखती है पीपल्स पार्टी? सर, उन्हें तो जमाती चाहिए, लेकिन हम नहीं चाहते कि एक नया ऐसा कोई हम हर्डल डालें। हम कहते हैं कि फिल फॉर इलेक्शन करवाओ और एक मजबूत और बाइख्तियार बल्दियाती निजाम दें आप इस सूबे को। इस सूबे को जरूरत है, ये 13 करोड़ का सूबा है। इंतजामी बुनियादों पर अगर आप पास डिवॉल्व करेंगे, निचली सतह पर आप चीजों को लेकर जाएंगे, तभी ये मसाइल एड्रेस हो सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आप सेंट्रलाइज करते जाएं चीजों को और सिर्फ तख्ते लाहौर से ये चीजें चल रही हो तो फिर ही ठीक है।